नमस्कार। इस वीडियो में हम 1935 के शासन अधिनियम की असफलता के कारणों पर चर्चा करेंगे, जो कि बीए पार्ट द्वितीय पेपर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आता है। हमने पिछले वीडियो में 1935 के शासन अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता के जो प्रावधान हैं उसके बारे में पढ़ा। अब इस वीडियो में प्रांतीय स्वायत्तता पूर्ण रूप से सफल क्यों नहीं हो पाई या कितनी सफल और कितनी असफल, इसके बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो सफलता का मानदंड तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि इन सरकारों ने अपने छोटे से कार्यकाल लगभग 28 महीने में बहुत महत्वपूर्ण काम किए, बड़े बड़े काम किए। गवर्नरों का विरोध होते हुए भी उन्होंने सारे सत्याग्रहियों को छुड़वा दिया, काले कानून हटवा दिए, गांधी जी की बेसिक शिक्षा लागू कर दी, लोगों को स्वतंत्रताएँ बहाल करवा दी, किसानों की भूमि के जो अधिकार थे वो दिलवा दिए। इस प्रकार से इसकी सफलता काफ़ी हद तक गिनवाई जा सकती है, लेकिन इसकी असफलता के बहुत सारे जो बिंदु हैं वो गिनाए जा सकते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है प्रांतों का आंतरिक और बाहर नियंत्रण से प्रांतीय स्वायत्तता के लिए मुक्त होना जरूरी था, जो कि इस अधिनियम में ये जो प्रावधान है व्यवहारतः ऐसे नहीं थे। गवर्नर जनरल का वर्चस्व और गवर्नर जनरल का हस्तक्षेप, बाहर नियंत्रण उसका लगातार बना रहा। आंतरिक क्षेत्रों में गवर्नर जनरल ने संवैधानिक अध्यक्ष की भूमिका का निर्वाह नहीं किया और गवर्नर जनरल के और ब्रिटिश सम्राट के अभिकर्ता के रूप में वह काम करते रहे। ऐसे में उत्तरदायी स्वशासन सफल नहीं हो सकता था। गवर्नरों के स्वविवेकीय और विशेष दायित्व ने उनके अधिकार क्षेत्र को अत्यंत विस्तृत कर दिया, जो प्रांतीय स्वायत्तता के लिए घातक था। कौन से विषय हस्तांतरित होंगे या गवर्नरों ने जो स्वविवेकीय दायित्व है उसके कौन कौन से विषय हैं, क्योंकि हस्तांतरित और रक्षित विषयों का प्रावधान तो इसमें खत्म कर दिया, लेकिन कौन से विषय स्वविवेकीय है, विशेष उत्तरदायित्व है, इसको उसमें स्पष्ट परिभाषित नहीं किया गया। तो उनकी सीमा कहाँ से स्टार्ट होती है और उन विषयों की सीमा कहाँ समाप्त होती है, इसकी व्याख्या ये अधिनियम नहीं करता, इसलिए उनकी शक्तियाँ असीमित थी। वो मनचाही व्याख्या करने की स्थिति में अपने इस प्रावधान के कारण थे। शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर जो विशेष दायित्व था गवर्नरों का, वो प्रांतीय सरकारों के किसी भी अधिनियम, किसी भी प्रस्ताव पर उसकी आड़ में उस पर हस्तक्षेप करने की स्थिति में गवर्नर थे। यह स्पष्ट नहीं होने के कारण उनके व्यय हितों की रक्षा के नाम पर मंत्रिमंडल द्वारा जो उठाए गए कल्याणकारी काम थे उनको भी रोका जा सकता था। साथ ही विधायी क्षेत्र में भी सभी गवर्नरों के अधिकार थे वो असीमित थे। कुछ विधेयकों को व्यवस्थापिका में प्रस्तुत करने के लिए गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी। व्यवस्थापिका में पारित विधेयकों को वह अस्वीकृत कर सकता था, गवर्नर जनरल के विचार रोक सकता था, वह अध्यादेश जारी करके कानूनी क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता था। गवर्नरों के अधिनियम को भी व्यवस्था जो की गई वह संविधान को स्थगित करने का अधिकार भी गवर्नर का था। इस प्रकार से गवर्नर की अतिशयोक्तिपूर्ण या निरंकुश वाली शक्तियाँ इस अधिनियम को सफल होने देने में काफ़ी हद तक बड़ा रोल थी। वित्तीय क्षेत्र में भी व्यवस्थापिका है, उसके द्वारा स्वीकृत या कटौती किए गए मदों को गवर्नर स्वीकृत कर सकता था। वस्तुतः मंत्रिमंडलों पर अपने दायित्व उनका निर्वहन करने की अपेक्षा सीधे गवर्नरों से वो संपर्क कर सकते थे।
मंत्रियों द्वारा निर्मित नीतियों और कार्यक्रमों को विफल करने में लोक सेवकों की भूमिका है वो भी बहुत संदेहास्पद थी। वे मंत्रियों को अकुशल और अक्षम साबित कर सकते थे। यदि मंत्री उन्हें अनुशासित करना चाहे तो गवर्नर अपने विशेष दायित्वों की आड़ में उनको संरक्षण प्रदान कर सकते थे और काफ़ी सीमा तक यह सब हुआ भी। ऐसी व्यवस्था ने प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को विफल कर दिया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस सरकारों का विरोध किया और जिन्ना ने उसे हिंदू फासिज्म कहा। गैर कांग्रेसी प्रांतों के गवर्नर हैं उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और सांप्रदायिक जो निर्वाचन पद्धति है उसने भी देश की एकता को गहरा आघात पहुंचाया और देश में अशांति का वातावरण स्थापित किया, जिससे सुशासन के मार्ग पर पग पग पर बाधाएं आती रही। वामपंथी नेताओं विशेषकर जो जयप्रकाश नारायण थे ने सरकार की आलोचना की थी क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ने चाहिए। इस प्रकार से जो 1935 का जो अधिनियम है अनेक रूपों में विफल होने के जो कारण थे उसमें ये गिनाए जाते हैं, लेकिन 28 महीनों में इन कमियों के बावजूद उसकी जो सफलता है, संसदीय शासन प्रणाली को जो देन है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। कांग्रेस के पद नेहरू ने कहा था कि कांग्रेस के पद ग्रहण ने मनोवैज्ञानिक परिवर्तन इससे भारी हुआ और संपूर्ण देश में उत्साह की लहर दौड़ गई। कोपलैंड ने भी कहा कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों की जो कर्तव्यपरायणता है, सेवा भाव है, योग्यता की प्रशंसा के लायक है। इस प्रकार से यह अधिनियम अपने आप में सार्थक है। धन्यवाद।